हेलो वीवर्स। हम में से बहुत से लोगों ने ये बात अक्सर सुनी है कि जो इंसान दूसरों का भला करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब आप ये आज की ये कहानी सुनने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज की ये कहानी शुरू होती है मैक्सिको देश के एक छोटे से इलाके एल रैंचो से। एल रैंचो 1500 लोगों का घर है। ये लोग सिर्फ आम लोग हैं जो अपनी साधारण ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पे एक खासियत है कि यहाँ पे ज़्यादातर क्राइम्स नहीं होते, बहुत ही शांत इलाका है। लेकिन 2011 में सब कुछ बदल गया। ये कहानी है ऑटिस परिवार की। ऑटिस परिवार में कुल 5 सदस्य थे। माँ डिक्सी, पिता लॉयड, उनकी 2 बेटियाँ शेरी और एंजेला, और उनका एक बेटा स्टीफन। डिक्सी और लॉयड की शादी को तकरीबन 34 साल हो चुके थे और आसपास के सभी लोग उन्हें एक बहुत ही परफेक्ट कपल और एक पूरे परफेक्ट परिवार के रूप में जानते थे। डिक्सी और लॉयड बहुत ही अच्छे लोग थे, दूसरों की हमेशा मदद करते थे। लॉयड पेशे से कॉन्ट्रैक्टर था और उनकी पत्नी डिक्सी एक नर्स थी। वो लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, इसीलिए उनके मोहल्ले के लोग भी उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। दरअसल साल 1989 में डिक्सी और लॉयड को एक बच्चा मिला था, 7 महीने का। उस बच्चे को देखने के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो उसे गोद लेंगे, और ये बच्चा था स्टीफन। लेकिन स्टीफन का आधा शरीर लकवे की वजह से ख़राब हो चुका था। डॉक्टर्स ने कहा था कि ना तो कभी वो चल पाएगा और ना ही वो कभी बोल पाएगा। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने उसे गोद लेने का फ़ैसला कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वो हर मुमकिन कोशिश की कि वो स्टीफन को एक आम बच्चे की ज़िंदगी दे सकें। और उनकी ये कोशिशें आखिरकार सफल भी हुई और स्टीफन एक आम बच्चे की तरह चलने फिरने और बोलने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी पढ़ाई तक कंप्लीट कर ली। तो ये साल था सन 2011 का। उनकी बेटी शेरी और उसका पति जैसे भी उन्हीं के घर के साथ एक घर में रहते थे और उनके 2 बच्चे थे। 18 जून 2011 की रात को शेरी और उसका पति जैसे एक कसिनो में गए थे और वहाँ से वो काफ़ी लेट घर वापस आए। घर आने के बाद वो लोग मूवी देखने लगे और अब तक सुबह हो चुकी थी कि इतने में ही उन दोनों को ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। शेरी का पति जैसे अपनी बंदूक उठाता है और जल्दी से बाहर देखने के लिए जाता है तो उसे बाहर एक ग्रे कलर की गाड़ी दिखाई देती है और उसमें से कोई ज़ोर से चिल्ला रहा था कि जल्दी आओ। लेकिन तब तक वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। जैसे उस गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन आखिरकार गाड़ी को खो देता है। लेकिन वो खैर इस बात को यूं ही टालकर वहाँ से घर वापस आ जाता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई छोटी मोटी चोरी करने शायद उनके मोहल्ले में आए थे। कुछ घंटे बीत जाते हैं। अब तक पूरी तरह से सुबह हो चुकी थी और ये दिन था 19 जून का, यानी कि फादर्स डे। शेरी अपने पिता को विश करने के लिए उनके घर जाती है, लेकिन वो देखती है कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो जैसे ही अंदर जाती है तो उसे बेडरूम में उसकी माँ नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। जब वो गौर से देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, मानो उसे किसी ने गोली मारी हो। ये देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों को देखने के लिए इधर उधर दौड़ने लगती है और किचन में उसे अपने भाई स्टीफन की लाश दिखाई देती है। उसके भी सर से ठीक उसी तरह से खून दिखाई दे रहा था। फिर वो अपने पिता को ढूंढने लगती है और अपने घर के बैकयार्ड में उसे अपने पिता की भी लाश मिलती है। ये सब देख के वो सन्न रह जाती है। जल्द ही पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आती है और डेड बॉडीज़ को वहाँ से उठा के ले जाती है। ये देखकर पूरा मोहल्ला सन्न था, क्योंकि वहाँ पर आज से पहले ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं थी, और वो भी ऑटरिज परिवार के साथ, जो कि इतने अच्छे लोग माने जाते थे। उनके साथ ये होना तो किसी बुरे सपने से भी कम नहीं था। सब लोग शौक में थे कि आखिर ये सब कौन कर सकता। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि घर में से एक भी रुपया गायब नहीं हुआ था। सब कुछ ज्यों का त्यों था। तो एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जो मर्डर हुए हैं, इनका चोरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस को घर के बैक साइड में मरुआना की खेती मिलती है। लेकिन जल्द ही ये चीज़ शेरी और उसका पति क्लियर कर देते हैं कि क्योंकि स्टीफन की 2 बार दिमाग की सर्जरी हुई थी, इसीलिए ये मरुआना उन्होंने घर के पीछे उगाया था। लेकिन मरुआना उगाने का उसके माता पिता के पास लाइसेंस था। तो ये बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन इससे पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है शायद किसी नशा करने वाले को मरुआना की खेती के बारे में पता चल गया हो और वो इस मरुआना को चुराने के लिए यहाँ आया हो और बदले में 3 कत्ल करके यहाँ से चला गया हो। लेकिन जल्द ही पुलिस इस चीज़ से भी अपना ध्यान हटा लेती है, क्योंकि उन्हें एक खुफिया सेफ मिलती जो कि बिल्कुल खाली थी। इस सेफ के बारे में उनके बच्चों तक को भी मालूम नहीं था।
लेकिन ये जो भी घर में आया था, जिसने भी वो 3 कत्ल किए थे, उसे इस सेफ़ के बारे में ज़रूर पता था, इसीलिए वो पूरी सेफ़ खाली करके यहाँ से जा चुका था। खैर, कुछ दिन बीतते हैं और ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है और एक चीज़ क्लियर होती है कि इन तीनों का कत्ल गोली लगने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक तीखी कुल्हाड़ी की वजह से हुआ था। जो कुल्हाड़ी एक साइड से तीखी होती है, किसी ने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उस कुल्हाड़ी को इनके सर में मारा था, जिस वजह से इनके सर में बहुत ही कम हो गया था और देखने वाले को ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने बहुत ही पास से गोली मारी हो। शरीर लॉयड ऑल्ड्रिच के शरीर पे 7 अलग अलग जगहों पे ज़ख्म के निशान थे और उनके बेटे स्टीफन के शरीर पे तकरीबन 17 जगहों पर ज़ख्मों के निशान थे, मानो उसने बहुत कोशिश की हो अपने कातिल से लड़ने की। खैर, अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और शेरी के पति जैसे को सबसे पहले क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है और पहली ही बार में उसकी वो पहले बताई गई कहानी झूठ साबित होती है। दरअसल उसने कभी उस ग्रे गाड़ी का पीछा किया ही नहीं था। तो पुलिस का सबसे पहला शक उसी पे जाता है। लेकिन कसिनो शॉप से उन्हें जब सीसीटीवी का फुटेज मिलता है तो उन्हें ये पता चल जाता है कि जिस वक्त ये 3 कत्ल हुए उस वक्त शेरी और जैसे वाकई में उस कसिनो में ही थे। तो खैर, पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली हो जाते हैं। इसी दौरान पुलिस को वो हथियार भी मिल जाता है जिससे उन तीनों का कत्ल किया गया था, लेकिन उससे भी ऑल्ड्रिच परिवार के अलावा किसी चौथे का डीएनए हासिल नहीं होता। अब इसी दौरान में लॉयड ऑल्ड्रिच की दूसरी बेटी एंजेला पुलिस को एक आदमी के बारे में बताती है। ये आदमी था 16 साल का निकोलस ऑल्ड्रिच। अब भले ही इसका लास्ट नेम ऑल्ड्रिच था, लेकिन इसका ऑल्ड्रिच परिवार से खून का कोई रिश्ता नहीं था। निकोलस शेरी के बेटे का दोस्त था, जो कि उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी चर्च में जाता था जहाँ पर ये लोग जाया करते थे। दरअसल ये निकोलस की अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी और इसके अपने परिवार में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इसीलिए जब एक बार इसका झगड़ा हुआ अपने परिवार से, तो इसके परिवार वालों ने इसे घर से निकाल दिया। तब इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और शेरी और उसके पति जैसी ने तरस खाकर इसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। ना सिर्फ रहने के लिए जगह दी, बल्कि एक माँ बाप की तरह इसे पालना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि उनके घर से लगातार पैसे गायब हो रहे हैं और उनका शक सीधा निकोलस पर ही गया। लेकिन उन्हें लगा कि शायद उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला और उसे शायद पैसों की ज़रूरत होगी, वजह से उसने चोरी की होगी और बदले में शेरी और उसके पति जैसे ने उसे पैसे देने शुरू कर दिए कि शायद वो सुधर जाएगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब धीरे धीरे निकोलस का व्यवहार बहुत ही रूढ़ होता गया। डिक्सी और लॉयड के साथ वो हमेशा बदतमीज़ी से बात किया करता था और एक दिन लॉयड ने उसे उस मरुआना की खेती के पास देख लिया और उन्होंने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और ये भी कहा कि आज के बाद अगर वो यहाँ पे दिखाई दिया तो वो उसकी पुलिस में शिकायत कर देंगे। और उसके बाद निकोलस कभी उनके घर नहीं आया। अब ये बात सुन के पुलिस ने निकोलस को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया। उससे सवाल जवाब पूछने के बाद पुलिस को ये पता चला कि जिस रात ये कत्ल हुए उस रात वो अपने घर पे मौजूद था और उसके माँ बाप ने भी इस बात की गवाही दी कि रात के 12 बजे वो अपने पिता को फादर्स डे विश करने आया था। तो वो भला का कत्ल कैसे कर सकता है। और उससे पूछताछ करते दौरान भी पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। तो पुलिस को लगा कि शायद ये असली मुजरिम नहीं है और पुलिस ने उसे जाने दिया। लेकिन अब पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली थे। उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं था। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो इस केस को सॉल्व कर सकें। और इसी तरह से टाइम बीतता गया और यह टाइम आ गया क्रिसमस 2012 का। इसी दौरान में पुलिस को एक औरत का फ़ोन आता है। ये औरत थी 23 साल की एशले रॉय। ये औरत इस वक्त जेल में ड्रग्स के किसी केस में बंद थी और ये फ़ोन करके पुलिस को बताती है कि 2011 में जो ऑल्ड्रिच परिवार का कत्ल हुआ था, इसे उसके बारे में जानकारी है। अब इस कॉल के आने के बाद पुलिस भी एकदम हरकत में आ जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम के बाद इस केस को लेकर कोई लीड मिली थी। तो एशले रॉय जो कहानी बताती है वो ये थी कि 18 जून की रात, जिस रात ये कत्ल हुआ, उस रात वो एक बार में बैठी गांजा फूंक रही थी और उसके साथ उसका एक कज़न जोसे, जिसकी उम्र 15 साल थी, वो था। और उस रात इन दोनों के साथ एक तीसरा आदमी भी था और ये कोई और नहीं बल्कि उसके कज़न जोसे का एक दोस्त था जिसका नाम था निकोलस ऑल्ड्रिच। अब जैसे ही पुलिस ये नाम सुनती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। एशले बताती बहुत थोड़े से ही ड्रग्स बचे थे और उनको और पैसे की ज़रूरत थी। और निकोलस ये बात सुन के कहता है कि उसे एक जगह पता है जहाँ से वो लोग पैसों का बंदोबस्त कर सकते हैं। वो उन्हें ऑल्ड्रिच परिवार के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उनके घर में एक सीक्रेट सेफ़ है, जिसके बारे में उसे तब पता चला था जब वो उनके साथ उनके घर में रहता था। वो कह रहा था कि वहाँ से उन्हें कम से कम $20,000 मिल सकते हैं। उनके ये बात सुन के एशले भी लालच में आ जाती है और वो लोग
और वो लोग एशले की ग्रे कलर की गाड़ी में बैठ के ऑड्रिज परिवार के घर की ओर निकल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद निकोलस और उसका कज़न जोसे घर की ओर चले जाते हैं और एशले अपनी गाड़ी घर से थोड़ी ही दूर खड़ी कर देती है। लेकिन घर के पास जाते ही जोसे निकोलस के साथ अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो घबरा जाता है। इसलिए निकोलस अकेला ही घर के अंदर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जोसे को घर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं और वो घबरा कर गाड़ी के पास भाग जाता है। थोड़ी देर बाद निकोलस एशले को फ़ोन करके बताता है कि वो जल्दी से गाड़ी उनके घर के पास ले आए। निकोलस फ़ोन पर बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और जैसे ही वो एशले की गाड़ी के पास आता है तो एशले देखती है कि उसने अपने एक हाथ पर अपने पैर की एक जुराब चढ़ा के रखी हुई थी और उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ थे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने उन्हें मार दिया। एशले जल्दी से वहाँ से अपनी गाड़ी निकालती है और यही वही वक्त था जब शेरी के पति ने एक ग्रे कलर की गाड़ी को अपने घर के बाहर देखा था। खैर, वो उन्हें बताता है कि उसने इन तीनों को ख़त्म कर दिया है। एशले गाड़ी को जल्दी से अपनी दादी के घर ले जाती है और वहाँ पर निकोलस नहाता है और अपने कपड़े बदल देता है। वो तीनों मिलके उसके खून से लथपथ वो कपड़े कहीं दूर फेंक देते हैं। अगले दिन निकोलस एशले को फ़ोन करके बताता है कि कैसे एक कुल्हाड़ी की मदद से उसने उन तीनों का सफाया कर दिया और वो कुल्हाड़ी भी उसने वहीं आसपास के किसी खेत में फेंक दी थी। अब एशले की कहानी से एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि इतने वक्त से ये जो केस बंद पड़ा था इसका असली कातिल उन्हें मिल चुका था, लेकिन उनके पास निकोलस के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। तो पुलिस ने डिसाइड किया कि क्यों ना उस रात तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं और आखिरकार पुलिस को सफलता हासिल हुई। उस रात इन तीनों के बीच की फ़ोन कॉल्स पे जो बात हुई थी, पक्का हो गया कि ये सारे कत्ल निकोलस ने ही किए हैं। पुलिस निकोलस को गिरफ्तार कर लेती है। फिर मुकदमा चलता है और एशले का कज़न जोसे सरकारी गवाह बन जाता है और आखिरकार इन तीनों को सज़ा सुनाई जाती है। एशले को सबूत मिटाने के लिए और कत्ल में उसका साथ देने के लिए अदालत 14 साल की सज़ा सुनाती है और निकोलस को 25 साल की सज़ा होती है। सरकारी गवाह बन गया था, इसीलिए उसे कोई सज़ा नहीं होती और उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर निकोलस ने ये 3 कत्ल क्यों किए थे। आप सबके मन में होगा कि शायद वो चोरी करते वक्त पकड़ा गया होगा और इसलिए उसने ये कत्ल किए, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल निकोलस के मन में ऑड्रिज परिवार के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था कि कैसे उन लोगों ने उसकी बेइज्जती करके उसे घर से निकाला था। वो इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और आखिरकार 18 जून की रात को उसे वो मौका मिल गया और वो पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पे गया था और इसीलिए उसने अपने हाथ पे एक जुराब चढ़ा ली थी कि ताकि उसकी उंगलियों के निशान या फिर उसका डीएनए वहाँ पे ना छूटे। और एक के बाद एक उसने ऑड्रिज परिवार के तीनों सदस्यों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो ये थी आज की कहानी ऑड्रिज परिवार की। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर मिलेंगे।